नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोचते हो कि रियल इस्टेट या फूड बिजनेस सबसे सुरक्षित और मुनाफेदार धंधा है तो एक बार फिर सोचिए। आज के दौर में सबसे ज़्यादा कमाई वाला कारोबार है शिक्षा का व्यापार। देश के महानगरों से लेकर छोटे जिलों तक विश्वविद्यालय के नाम पर एक ऐसा तंत्र चल रहा है जो युवाओं के सपनों को धीरे धीरे कुचल रहा है। अभी हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की असली तस्वीर के बारे में। हर साल जून जुलाई में जब बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आते हैं तो करीब 1.5 से 2 करोड़ बच्चे 12वीं पास करके निकलते हैं। घरों में खुशियां मनाई जाती है, लेकिन यह खुशी जल्दी ही एक भयावह दौड़ में बदल जाती है, देश की प्रवेश परीक्षाओं की दौड़। मेडिकल के लिए नीट, इंजीनियरिंग के लिए जेई और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए CUET। इन परीक्षाओं की तैयारी में बच्चे कोटा, दिल्ली या ऑनलाइन कोचिंग में अपनी जबानी और माता पिता की मेहनत की कमाई लगा देते हैं। लक्ष्य होता है किसी अच्छे सरकारी संस्थान में दाखिला लेना, लेकिन हकीकत यह है कि इन तीनों परीक्षाओं में सफलता दर मात्र 3 से 4% ही है। यानी एम्स, IIT, DU जैसे संस्थानों में केवल 3% बच्चे ही पहुंच पाते हैं। बाकी 97% बच्चे सिस्टम से बाहर धकेल दिए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए सरकार के पास उन्हें समेटने की क्षमता ही नहीं है। अब हम बात करेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जन्म कैसे हुआ। 1990 के दशक में जब दुनिया में IT और सॉफ्टवेयर का दौर आया, तब भारत में 2 चीज़ें एक साथ हो रही थी। एक तरफ लाखों युवा 12वीं पास होकर निकल रहे थे, तो दूसरी तरफ देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भारत सरकार ने 1991 में अपने भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए नई आर्थिक नीति के रूप में LPG सुधार लागू किए। इसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल जैसी विदेशी कंपनियां भारत आई। उन्हें सस्ते और अंग्रेजी बोलने वाले इंजीनियर चाहिए थे। इसी से जन्म हुआ मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी चाहत का, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन सरकार के पास रातों रात नए IIT, NIT खोलने की ना तो क्षमता थी और ना ही इच्छा शक्ति। ऐसे में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव पर 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने निजी क्षेत्रों को शिक्षा में उतरने की अनुमति दे दी। शिक्षा जो कभी एक सार्वजनिक सेवा थी, धीरे धीरे एक निजी उद्योग बन गई। फिर 2003 में UGC नियमों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कानूनी मंजूरी दे दी। अब ये संस्थान अपना पाठ्यक्रम खुद तय कर सकते थे, अपनी परीक्षाएं खुद ले सकते थे और अपनी डिग्रियां खुद बांट सकते थे। इसके बाद देश के हर हाईवे के किनारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों की बाढ़ आ गई। 2010-11 में देश में करीब 33,000 कॉलेज थे, जो 2021-22 तक बढ़कर 45,000 हो गए। 1990 तक जहां केवल 190 विश्वविद्यालय थे, आज उनकी संख्या 10,000 से भी अधिक हो चुकी है। अब बात करेंगे नेताओं और बिजनेसमैन का शिक्षा पर कब्जा। आज देश की बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पीछे शिक्षाविद कम और राजनेता उद्योगपति ज़्यादा हैं। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के 50 से अधिक कॉलेज हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और कुलाधिपति डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर नवीन जिंदल वर्तमान में BJP से कुरुक्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। जब नेता और व्यापारी शिक्षा में पूंजी लगाते हैं तो उनका उद्देश्य ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि निवेश पर मुनाफा होता है। इसके लिए उन्होंने क्रूर लेकिन व्यवस्थित व्यापारिक मॉडल खड़ा किया। अब बात करते हैं 100% प्लेसमेंट का सच के बारे में। जब कोई 17 साल का बच्चा या उसके माता पिता एडमिशन के लिए जाते हैं तो प्रोफेसर की काबिलियत या लैब की गुणवत्ता नहीं देखते। वे देखते हैं चमचमाती इमारत, 5 स्टार जैसा कैफेटेरिया, AC क्लासरूम और ओलंपिक साइज वाला स्विमिंग पूल, और सबसे बड़ा झांसा 100% प्लेसमेंट गारंटी का पोस्टर। इस झूठ के पीछे 3 बड़े हथकंडे होते हैं। पहला, पात्रता के शर्त का जाल।
ब्रोशर में 100% प्लेसमेंट के साथ एक छोटा सा स्टार लगा होता है। शर्त होती है 75% अंक और कोई बैक नहीं। 500 में से 300 बच्चे इसी शर्त में बाहर हो जाते हैं। बाकी बचे 200 में से 190 को किसी तरह नौकरी दिलवाकर कह दिया जाता है योग्य विद्यार्थियों का 100% प्लेसमेंट। दूसरा, पैकेज का भ्रम। अखबारों में हाईएस्ट पैकेज 50 लाख रुपीस की सुर्खियां छपती है, लेकिन यह नौकरी कॉलेज ने नहीं दिलाई होती। बैच का कोई एक प्रतिभाशाली छात्र अपनी मेहनत से गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जाता है और कॉलेज उसका श्रेय खुद ले लेता है। असल औसत पैकेज वर्षों से 3 से 4 लाख रुपए पर ही अटका रहता है। तीसरा, झूठे इंटर्नशिप और अस्थायी नौकरियां। जब कंपनियां कैंपस नहीं आती तो बच्चों को बिना वेतन की इंटर्नशिप या 2-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर भेज दिया जाता है, लेकिन रजिस्टर में इसे फुल टाइम कॉर्पोरेट प्लेसमेंट लिख दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि देश के मुश्किल से 7% कॉलेज ही सच में 100% प्लेसमेंट कर पाते हैं। आईआईटी भी बचे नहीं इस संकट से। आईआईटी को हम उत्कृष्टता का मंदिर मानते हैं, लेकिन आरटीआई से मिले आंकड़े बताते हैं कि वहाँ भी 10 में से केवल 6 छात्र को कैंपस प्लेसमेंट मिल पाती है। आईआईटी खड़गपुर में करीब 40% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिल सकी। 14 आईआईटी में 20% छात्र पास होने के 2 साल बाद भी बेरोजगार हैं। जो करोड़ों के पैकेज की खबरें आप पढ़ते हैं वो अपवाद है, नियम नहीं। 2021 से 2025 के बीच इन शीर्ष संस्थानों में भी औसत वेतन 1 से 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह के बीच ही रहा। अब बात करेंगे रोजगार के संकट की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हर 4 में से केवल 1 एमबीए, हर 5 में से केवल 1 इंजीनियर और हर 10 में से केवल 1 स्नातक की नौकरी के काबिल है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 बताती है कि 50% से अधिक स्नातकों के पास वो कौशल ही नहीं है जो आज उद्योग को चाहिए। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के टॉप 100 में भारत का एक भी संस्थान नहीं है। संघाई रैंकिंग्स ARWU एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के टॉप 500 में भी भारत का कोई संस्थान शामिल नहीं है। देश की यूनिवर्सिटीज़ में 50% से अधिक प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। चमचमाती इमारतें हैं, लैब है, लेकिन पढ़ाने वाले नहीं। सच यह है कि ये कॉलेज नहीं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जहां बच्चे ग्राहक हैं, डिग्री एक उपवाद है और 100% प्लेसमेंट एक झूठा विज्ञापन। अब बात करेंगे पेटेंट का नाटक। जब प्लेसमेंट का झूठ उजागर होने लगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने एक नया हथियार बनाया, पेटेंट की संख्या का खेल। NIRF और NAC रैंकिंग में पेटेंट फाइलिंग की संख्या मायने रखती है, ना कि पेटेंट के स्वीकृत होने की दर। इसी खामी का फायदा उठाते हुए कुछ संस्थानों ने ढेरों बेकार पेटेंट दाखिल कर दिए। सभी IITs ने 2020 से 2025 के बीच 6,558 पेटेंट फाइल किए, जिनमें से 2,806 यानी 43% स्वीकृत हुए। वहीं LPU ने 796 पेटेंट फाइल किए, जिसमें से केवल 164 पास हुए। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसने एक AI सम्मेलन में चीनी रोबोट और कोरियन ड्रोन का अपना प्रोजेक्ट बताकर पेश किया, इस यूनिवर्सिटी ने 2,233 पेटेंट फाइल किए, जिसमें से महज 2 को ही मंजूरी मिली। फिर भी वे खुद को देश के शीर्ष इनोवेटर्स में गिनाते हैं। यह सब एडमिशन बढ़ाने और ऊंची फीस करने के लिए है, समाज की भलाई के लिए नहीं। आगे का रास्ता क्या है? किसी ब्रोशर को देखकर एडमिशन का फैसला ना करें। पूर्व छात्रों से ज़मीनी हकीकत जानें, प्रोफेसर की योग्यता को परखें, डिग्री से ज़्यादा कौशल पर ध्यान दें। हेज सैलरी गाइड 2025-26 के अनुसार 84% नियोक्ताओं को सही कौशल वाले लोग ही नहीं मिल रहे, जबकि सड़कों पर करोड़ों डिग्रीधारी बेरोजगार घूम रहे। यह विरोधाभास ही बताता है कि डिग्रियां खोखली हो चुकी हैं। सरकार के लिए ज़रूरी है कि 100% प्लेसमेंट के दावों का स्वतंत्र और कड़ा ऑडिट हो। बिना पर्याप्त फैकल्टी के चलने वाले कॉलेज की मान्यता रद्द होनी चाहिए। उच्च शिक्षा और रिसर्च पर एक बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होना चाहिए, वरना ब्रेन ड्रेन नहीं रुकने वाला। 12वीं के बाद सही कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनना आपके भविष्य का सबसे बड़ा फैसला होता है।
आजकल कई संस्थान बड़े बड़े विज्ञापन देकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए कॉलेज चुनते समय आपको इन मुख्य बातों की सावधानी रखनी चाहिए। सरकारी मान्यता की जांच करें, रिकॉग्निशन एंड अफिलिएशन। सबसे ज़रूरी काम यह देखना है कि कॉलेज असली और कानूनी रूप से सही है या नहीं। नकली यूनिवर्सिटीज़ आपका पूरा साल और कैरियर बर्बाद कर सकती है। हमेशा देखें कि यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मान्यता मिली है या नहीं। अगर आप इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं तो कॉलेज एआईसीटीई से अप्रूव्ड होना ही चाहिए। सिर्फ कॉलेज की वेबसाइट पर भरोसा ना करें। भारत सरकार की आधिकारिक यूजीसी वेबसाइट पर जाकर फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट एक बार ज़रूर देख लें। सरकारी रैंकिंग और ग्रेड ये ज़रूर देखें। अखबारों में छपने वाले चमकदार विज्ञापनों के बहकावे में ना आए। सरकार द्वारा दी गई रेटिंग पर भरोसा करें। भारत सरकार की NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग चेक करें। इसके अलावा देखें कि कॉलेज को NAAC द्वारा क्या ग्रेड मिला है। A++ या A+ ग्रेड वाले कॉलेज पढ़ाई के लिए अच्छे माने जाते हैं। प्राइवेट मैगजीन या वेबसाइट की रैंकिंग कई बार पैसों के दम पर बदली जा सकती है, इसलिए केवल सरकारी रैंकिंग को ही सच मानें। प्लेसमेंट के दावों की सच्चाई जानें। लगभग हर कॉलेज 100% प्लेसमेंट का दावा करता है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज देखने के बजाय एवरेज पैकेज, औसत सैलरी देखें। अगर कॉलेज का एवरेज पैकेज 3 से 4 लाख रुपए है तो इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर छात्रों को सामान्य नौकरियां ही मिल रही हैं। कॉलेज के पुराने छात्रों से लिंक्डइन सोशल मीडिया पर जुड़ें। उनसे सीधे मैसेज करके पूछें कि क्या सच में कंपनियां नौकरी देने कैंपस आती भी हैं या नहीं। छिपी हुई फीस के बारे में पूछें, हिडन फीस। कई बार कॉलेज शुरू में कम फीस बताते हैं, लेकिन एडमिशन के बाद कई तरह के अतिरिक्त खर्चे जोड़ देते हैं। एडमिशन से पहले पूरे कोर्स की कुल फीस लिखित में मांगे। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना, मेस, एग्ज़ाम फीस और लाइब्रेरी का खर्चा शामिल होना चाहिए। कुछ कॉलेज हर सेमेस्टर में यूनिफॉर्म, फेस्ट, वाईफाई या लैब के नाम पर अलग से मोटी रकम वसूलते हैं। इसके बारे में पहले ही बात कर लें। सबसे ज़रूरी यह है कि कैंपस जाकर खुद देखें। कैंपस विजिट एक बार आप ज़रूर कीजिए। इंटरनेट पे दिखने वाली तस्वीरें और असलियत में बहुत अंतर हो सकता है। यदि संभव हो तो एडमिशन लेने से पहले एक बार कॉलेज कैंपस ज़रूर जाएं। वहाँ की लैब्स, लाइब्रेरी, क्लासरूम और हॉस्टल की हालत खुद देखें। केवल बड़ी और सुंदर बिल्डिंग देखकर प्रभावित ना हो। यह भी पता करें कि वहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसर कितने अनुभवी और योग्य हैं। शिक्षा कुछ लोगों के लिए पैसा छापने का हथियार बन चुकी है। जब तक यह सच्चाई सामने नहीं आएगी और सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक हर साल लाखों युवा अपने सपने लेकर दाखिल होंगे और बेरोजगारी लेकर बाहर निकलेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और उपयोगी विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।